So hello everyone, this is Manoj sir. Okay, Jai Hind friends. First of all, we have started chapter number 10, that is gravitation. Okay, almost two lectures we have done, right? So in last one we have discussed about the importance of universal of gravitation. Then we have discussed a very important concept, that is free fall. ठीक है कि जब भी कोई what is free fall and हमने कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करता है, ठीक है, दैट इज स्मॉल जी. And I've told you the difference between two g. ठीक है, one is small g, that is acceleration due to gravity, and that is capital G, that is universal gravitational constant. ठीक है, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि that is universal gravitational constant, that is capital G, that is remains constant all over the universe, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, एंड चाहे आप किसी दूसरे प्लेनेट पे या फिर कहीं भी आप प्रेजेंट हो, तो that will be remain constant, that is 6.67 into 10 की power minus 11 Newton meter square per kg square, and the value of small g, that is gravity, the gravity force that is acting on earth, ठीक है, that is around 9.8 meter per second square, ठीक है, meter per second square, that is acceleration, ठीक है, acceleration due to gravity. ठीक है, so I hope last time आपको free fall वाला concept समझ में आ गया. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 9 में भी हमने न्यूटन्स के तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ. हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, ये क्या होता है, हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 9, राइट, चैप्टर नंबर 9 और सॉरी चैप्टर नंबर 8, दैट इज इन मोशन चैप्टर. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, सो सिमिलरली लाइक देखो, जैसे हम बात करते हैं, जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जब फ्री फॉल करता हूं तो व्हाट हैपेंस, द बॉडी फॉल्स विद द एक्सेलरेशन. ठीक है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, दैट इज द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्चुअली अप्लाई ऑन फॉर द केस इन विच द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तभी ये हम तीनों इक्वेशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड नहीं है. ठीक है, मतलब ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कब वैलिड है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो. ठीक है, उसी केस में हम ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है, तो देयर विल बी 1 मार्क्स क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ मोशंस आर अप्लाइड ऑन व्हिच कांसेप्ट. हो आपको ध्यान रखना है कि इट इज ओनली इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तभी आप ये तीनों लॉ अप्लाई कर सकते हो या इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट अप्लाई दिस थ्री लॉस. ठीक है, एक मिनट, आपको मे बी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा. ठीक है, तो दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, और हम इसको कब अप्लाई कर सकते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तभी अप्लाई कर सकते हैं. अगर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, उस केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो सिमिलरली जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, ठीक है, या हम ऑब्जेक्ट को कभी फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो मोशन होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है. ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, हम ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस मोशन अंडर फ्री फॉल इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड. ठीक है, बस मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो ग्रेविटी लग रही है. ठीक है, वो एक्सेलरेशन कितना है, जी के इक्वल है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, यहाँ पे जी क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो बस हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज जी. ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल किया गया है तो वो
जी की एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो दैट इज जी, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी। तो बस जहां जहां पे भी ए दिख रहा है वहां पे आपको क्या लगा देना है, जी लगा देना। तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल है। तो जी टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। वन थिंग, ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, ये आपको साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल किया गया है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब या मैं बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में हम जो जी की वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन, हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। मतलब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे वैल्यू, एक्सेलरेशन की प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कब, जब फ्री फॉल का केस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटी के अलोंग जा रहा है, ठीक है। और अपवर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसमें मैं एक्सेलरेशन कितना लूंगा, दैट इज माइनस जी, और जी की लिख देते हैं माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन द केस ऑफ फ्री फॉल आल्सो, या किसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, ये यूज करूंगा, ठीक है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो अलोंग द ग्रेविटी जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव टू डिस्कस नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड मास, ठीक है। वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ था नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मोशन होता है फ्री फॉल के केस में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मास। ठीक, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मास एंड वेट, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूँ, दिस इज मास, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दिस इज वेट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मास की, ठीक है। तो मास क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि मास क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था कि मास इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। मास का होता है, इट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, इट रिमेन्स, जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा ही होगा, ठीक है। मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया था, हमने 3 तरह के इनर्शिया पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ये अपनी कोई भी ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। तो मतलब इसका इनर्शिया, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था कि व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट टेंड्स टू रिमेन एट यूनिफॉर्म मोशन, और कोई भी इसके मोशन में चेंज नहीं आएगा, स्टेट में चेंज आएगा अनटिल एंड अनलेस मैं उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है।
ये ध्यान रखना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the force by which an object is attracted towards अर्थ, ठीक है। मतलब देखो वेट क्या होता है, एक्चुअली देखो मैंने आपको बताया कि हमने ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि देयर आर टू मासेस, ठीक है, सपोज एक मास ये है m एंड दिस इज द मास m, ठीक है। तो अगर सपोज इनके बीच की कुछ भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही हमारा ग्रेविटेशन है, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज मैंने बोला दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ, ठीक है, और मैंने बोला इसका सेंटर ये रहा एंड सेंटर से लेके ये क्या है, अर्थ का रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और मैंने बोला अर्थ का कुछ मास कितना है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। मैंने बोला सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m, जिसका मास कितना है, स्मॉल m। नाउ देयर आर टू मास, वन इज मास ऑफ द अर्थ एंड वन ऑफ द मास इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ठीक है, ये मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो और मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अर्थ का सेंटर ये रहा और ऑब्जेक्ट अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो वो उसका सेंटर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट की इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास है और जो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका भी कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और मास किसका ज्यादा है, अर्थ का ज्यादा है, तो अर्थ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वेट होता कुछ नहीं है, वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स, ठीक है, इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। मतलब मेरा जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा वेट अगर 70 न्यूटन है, ठीक है, वेट इज एक्चुअली मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है। मैं आपको अभी आगे जगह बताऊंगी वेट हम जो मेजर करते हैं दैट इज इन न्यूटन, ठीक है, वेट एक्चुअली हम मेजर करते हैं न्यूटन में, तो वेट इज जस्ट इक्वल टू द फोर्स, ठीक है। तो वेट कुछ होता नहीं, इट इज इक्वल टू द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो वो होता है वेट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर सपोज ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, ठीक है, तो वेट इज डिफरेंट, तो इनके बीच में वेट कितना होगा, तो वेट कैसे निकालूंगा, जो भी अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के मास के बीच में जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट, तो मेरा क्या रहेगा जी m अपॉन r स्क्वायर, दैट इज यही मेरा फोर्स है और यही क्या किसके इक्वल है, वेट के इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेट कोई नई चीज नहीं है, वेट क्या होता है, इट इज अ फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर तो अर्थ उसको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, वो होता है क्या होता है, वेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मास ऑफ, तो दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जो मास का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है, क्या होता है, इट इज किलोग्राम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैपिटल के स्मॉल जी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वेट जो कि क्या होता है, दैट इज न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वेट कुछ नहीं है, वेट भी एक तरह का फोर्स है जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। सवाल, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक,
ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम वही बात करें वेट की, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड। ठीक है, एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और डायरेक्शन कहां पे होती है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि हम जैसे अगर सपोज मैं खड़ा हूं, ठीक है, और यहाँ पे नीचे अर्थ है, ठीक है, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, तो मेरा भी कुछ न कुछ मास है और अर्थ का भी कुछ न कुछ मास है। तो अर्थ मुझे क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। देखो वेट, मास को हम मेजर करते हैं, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। ठीक है, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। ठीक है, बीम बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे हम मास को मेजर करते हैं। और वेट की बात करें तो वेट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, जो आपको क्या फिजिक्स लैब में मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस एंड वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये देखो चार डिफरेंस हो गए। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, एवरीवेयर मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, एज इट डज नॉट चेंज। ठीक है, जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे मून पे रहो, चाहे कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, चाहे आप सन पे चले जाओ, योर मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो मास को अगर हम एक तरह से और डिफाइन करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, मेरे बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज द मास। ठीक है, तो मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, एज इट डज नॉट चेंज। ठीक है, और इट कैन नेवर बी, एंड एक और चीज ऐड करें, इट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वेरी करता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस एज इट चेंजेस। ठीक है, ये चेंज हो जाता है, एंड इट मे बी जीरो, और ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट मे बी जीरो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमने 5 पॉइंट्स देखे, हमने डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या देखा, हमने इससे पहले देखा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम फ्री फॉल के केस में या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस gt, s इक्वल्स टू u प्लस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मास एंड वेट का डिफरेंस। ठीक है, सो ऑन नेक्स्ट टर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, हम कहीं ना कहीं हम बात करेंगे किसकी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, हम अर्थ के कंपैरिजन में वो चीज
डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और उसी टर्न पे हम लोग कहीं ना कहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो कि एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स गवर्नमेंट ने हटा दिए, ठीक है। आपको कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, ठीक है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी वी डोंट हैव टू डिस्कस, ठीक है। उसके बाद बायोन्सी, ठीक है, BO, ठीक है, बायोन्सी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है वो गवर्नमेंट ने इस साल सिलेबस में से रिमूव कर दिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमको डिस्कस नहीं करने, ठीक है। तो हमको बस इसके बाद एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून पढ़ना है, देन उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और, ठीक है, देन यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल द नोट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।